तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। तो अभी डॉक्टर प्रदीप महाजन, इनको प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। वे स्टेम RX अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आपको याद होगा पिछले साल ये पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया था। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, काफी सारे इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा जिन्हें अभी बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले हैं, जिसमें से 3 तो मैंने आपके ऑप्शन में उनके नाम रख दिए। जैसे कि डॉक्टर अदिति सेंडे 2023 के लिए GD बिरला पुरस्कार दिया गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2023 का। वैसे इस बार 2 जनों को मिला था, एक तो ये हो गए और एक उर्दू कवि गुलजार को भी दिया गया। S सोमनाथ इसरो के 10वें नंबर के अध्यक्ष हैं ये। अभी KPP नाम्बियार पुरस्कार इनको मिला था। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जोया अख्तर और किसे इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अस्मा खान को। तो फिल्म डायरेक्टर हैं जोया अख्तर और ब्रिटिश भारतीय शेफ हैं अस्मा खान, जिनको अभी लंदन में वार्षिक इंडिया UK अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जोया अख्तर को तो सिनेमा में उनके योगदान के लिए और अस्मा खान को पाक कला में उनके योगदान के लिए ये सम्मान मिला है। इसमें जोया अख्तर को लिविंग लेजेंड अवार्ड मिला है। पूछे ना कौन सा अवार्ड मिला इस इंडिया UK अचीवर्स अवार्ड्स में? तो लिविंग लेजेंड अवार्ड मिला है। अच्छा, कौन देता है ये पुरस्कार? पहले बात करें इसकी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 2023 में ही हुई थी। और कौन देता है? नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड एलुमनी यूनियन UK के द्वारा दिया जाता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा टाइगर वुड्स को। तो विश्व के प्रसिद्ध गोल्फर हैं टाइगर वुड्स, जो कि अमेरिकी हैं। और अभी अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान जिसको कहा जाता है बॉब जोन्स पुरस्कार, इससे इन्हीं को सम्मानित किया गया है। टाइगर वुड्स ये इकलौते ऐसे गोल्फर हैं जिन्होंने लगातार 3 बार US अमेच्योर का खिताब जीता, 1994 से लेकर 1996 तक। और टाइगर वुड्स को 2022 में वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। उससे पहले 2019 में उस समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टाइगर वुड्स को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया था। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे अभी हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो पहले तो ये याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को शुरू किया। तो अब आप पूछोगे कि इसमें होगा क्या? तो इसमें 18 से 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश सरकार इस योजना पर सालाना 800 करोड़ रुपए खर्च करेगी। चलिए फिर आपसे पूछते हैं अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने माय युवा योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान नाम से एक योजना शुरू की है, जिसे आप शॉर्ट में बोलोगे माय युवा। तो क्या होगा इस योजना में? तो इस योजना के तहत उद्योग और सर्विस सेक्टर की परियोजनाओं के लिए 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। तो ये पहल न सिर्फ उद्यमिता को बढ़ावा देगी बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। अब फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में इंदिराम्मा आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर होगा तेलंगाना में। तो अभी तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए इंदिराम्मा आवास योजना को शुरू किया है। अब आप पूछोगे कि इस योजना में क्या होगा? तो इस योजना में राज्य सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता फाइनेंशियल हेल्प करेगी जिनके पास पहले से ही आवासीय भूखंड है, यानी कि मकान बनाने के लिए जमीन है। लेकिन उन गरीबों का क्या होगा जिनके पास भूखंड नहीं है, जमीन भी नहीं है? तो ऐसे में उन लोगों को इस योजना के अंतर्गत भूखंड भी दिया जाएगा, मतलब मकान बनाने के लिए जमीन भी दी जाएगी और उस पे मकान बनाने के लिए 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। तो यह है इंदिराम्मा आवास योजना जिसको शुरू किया है तेलंगाना सरकार ने। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में शुरू की गई? तो आंसर होगा दिल्ली। तो अभी दिल्ली में ये मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को शुरू किया गया है। अब आप पूछोगे इसमें क्या होगा? तो इस योजना में 18 साल से अधिक आयु की सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना दिए जाएंगे।
तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा हरियाणा में। तो हमारे जो स्टील मंत्री हैं कौन? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि एविएशन मिनिस्ट्री भी आप सभी को पता है, और अभी इन्होंने ही इस प्लांट का उद्घाटन किया। कहां पे किया? तो हिसार हरियाणा में जो जिंदल स्टेनलेस प्लांट है वहीं पे, और ये दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। मतलब यहां पे जो स्टील का प्रोडक्शन होगा उसमें जो एनर्जी का इस्तेमाल होगा ना, वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होगी, यानी कि अक्षय ऊर्जा होगी, यानी कि ग्रीन एनर्जी होगी। और वो ग्रीन एनर्जी हमें कहां से मिलेगी? हाइड्रोजन से हम उसे जनरेट करेंगे। मतलब हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में यहां पे इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हो हाइड्रोजन एक ग्रीन फ्यूल है, और ग्रीन फ्यूल का मतलब क्या हो गया? ये पॉल्यूशन नहीं करता है। तो इससे हर साल 2700 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। वैसे आपको याद होना ही चाहिए कि भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य क्या है? 2070 है। तो ये आप ध्यान में रखना। अभी स्टील से संबंधित 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, इनके उत्तर देने की कोशिश करो। कि भारत की पहली स्टील सड़क कहां पे बनाई गई थी? गुजरात के सूरत में। दुनिया का पहला फॉसिल फ्री स्टील, जीवाश्म मुक्त स्टील, ये कहां पे बनाया गया था? स्वीडन में। और इस कंपनी का नाम था जिसने बनाया था हाइब्रिड। आपको याद है भारत के स्टील मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? जमशेद जे ईरानी। इनका कुछ समय पहले निधन हुआ। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा बिहार में। अच्छा, ये प्रश्न तो आपको 100% याद होगा, क्योंकि जब भी हम बिहार वाला कोई प्रश्न करते हैं तो ये पॉइंट मैं आपको हमेशा रिवाइज करवाता हूं, क्योंकि इसकी घोषणा तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अभी 4 मार्च 2024 को ही भारत और एशिया के पहले नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कर दिया है। कहां पे? बिहार की कैपिटल पटना में। तो ये केंद्र, ये सेंटर पटना विश्वविद्यालय के भीतर स्थापित किया गया है, और ये रिसर्च सेंटर लुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देगा। गंगा डॉल्फिन की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। अच्छा, इसी के साथ याद रखना, अभी उत्तर प्रदेश ने भी इसको अपना राजकीय जलीय जीव घोषित कर दिया है। इसका साइंटिफिक नेम होता है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, और ये एक दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी जीव है। दृष्टिहीन होता है, इसे दिखाई नहीं देता है। और ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भारत सरकार ने कब शुरू किया था? याद रखना 2019 में, जिसका उद्देश्य क्या है? देश की नदियों और महासागरों में डॉल्फिन का संरक्षण और उनकी सुरक्षा करना, और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तर्ज पर शुरू किया गया था। अब ये होमवर्क प्रश्न आ रहा है आपके लिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ये प्रश्न का उत्तर तो आप ही को देना है। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार घोषित करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा फ्रांस। तो याद रखना कि महिलाओं को एबॉर्शन यानी कि गर्भपात के लिए संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है फ्रांस। मतलब फ्रांस के संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल कर लिया गया है। तो अब गर्भपात करना महिलाओं का संवैधानिक अधिकार हो गया है। वैसे आपको बता दूं कि फ्रांस की संसद में इससे पहले ही संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी गई थी, ताकि महिलाओं को गर्भपात के अधिकार की गारंटी दी जा सके। अच्छा, बात यहाँ पे फ्रांस की हुई है, तो फ्रांस के स्टैटिक और फ्रांस से बनने वाले सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। एक तो आप ये बताओ कि पहली गर्भ निरोधक गोली जिसका नाम है सहीली, इसको बनाने वाले एक डॉक्टर थे जिनका भी निधन हो गया, उनका नाम याद रखना क्या है? डॉक्टर नित्यानंद। यह भी 2024 का ही प्रश्न है। और विश्व गर्भ निरोधक दिवस भी होता है एक, वो 26 सितंबर को होता है। बाकी बात फ्रांस की थी, तो ये रहा मैप में फ्रांस। ये एक यूरोपीय देश है, या यूं कहो कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हो गया। कैपिटल पेरिस है। अभी आपको पता है पेरिस ओलंपिक भी होने, करेंसी हो गई यूरो, और प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। अभी हमारे रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट भी थे। यहाँ के प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल है, और ये पहले यहाँ के समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.26 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें बताया कि देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही 2 सेमीकंडक्टर की यूनिट भी, इकाइयां भी स्थापित की जाएगी, एक तो असम के मौरीगांव में और दूसरी गुजरात के साणंद में। अब ये सेमीकंडक्टर फैब क्या है?
तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो क्या बनाएगा, सेमीकंडक्टर्स बनाएगा। और इसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और ताइवान की एक कंपनी है पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन, तो ये इन दोनों की साझेदारी के साथ इस प्लांट को खोला जा रहा है, यानी कि दोनों मिलकर के इस प्लांट को ऑपरेट करेंगे। और इस सेमीकंडक्टर फैब जो ये प्लांट है, इसकी लागत की बात करेंगे तो 91,000 करोड़ रुपए है। अच्छा, मैं आपको याद 2022 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गुजरात ये सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना था देश का। और अभी 2023 में सेमीकॉन इंडिया 2023 समिट का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ था, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अच्छा, बेस्ट सेमीकंडक्टर का उदाहरण दीजिए, कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो एक तो सिलिकॉन हो गया और एक जर्मेनियम हो गया। और क्या होता है सेमीकंडक्टर? तो ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो कंडक्टर की तरह भी और इंसुलेटर की तरह भी काम करेगा। मतलब जब आपको चाहिए कि इसमें से करंट फ्लो कर जाए तो वो कंडक्टर की तरह, चालक की तरह काम करेगा। जब आपको चाहिए कि वो इंसुलेटर की तरह काम करे, मतलब उसमें से करंट धारा जो है प्रवाह न करे, तो वो इंसुलेटर की तरह काम कर जाएगा। तभी तो इसका नाम है सेमीकंडक्टर, जो आधा कंडक्टर की तरह काम करता है, आधा इंसुलेटर की तरह काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के क्षेत्र में ये बहुत यूज होता है। तो फिर आपसे पूछ रहे हैं क्या अभी हाल ही में पहले जेट सूट रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात में। तो अभी यूएई में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया। इसमें पायलट्स ने आयरन मैन मूवी आपने देखी होगी, उसके जैसा सूट पहन करके रेस लगाई। और विजेता कौन रहे? तो यूके के 22 साल के जेट सूट पायलट जिनका नाम है इस्सा कल्फोन, उन्होंने इस रेस को जीत लिया। तो दुबई के मरीन बीच पर हुई इस रेस में पायलट्स 1500 हॉर्स पावर का सूट पहने हुए थे और फिर उन्होंने रेस लगाई। फोटो में आप देख सकते हो इस तरह का ये सूट था, आपने यूट्यूब में कई बार देखा भी होगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया? तो आंसर तो होगा कोलकाता। और आप सभी को पता है ये पॉइंट हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी फाइनली मोदी जी ने अभी 6 मार्च 2024 को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो को उद्घाटन कर दिया है। तो इसलिए ये एक बार फिर मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूं। तो ये मेट्रो जमीन से 33 मीटर नीचे और हुगली नदी के नीचे चल रही है। तो हुगली नदी के तल से 13 मीटर नीचे बने ट्रैक पर दौड़ेगी। आपको बताएं 1984 में ये देश की पहली मेट्रो बनी थी, कोलकाता मेट्रो। और अब ये देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो भी बन गई है, कोलकाता मेट्रो। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। और इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकर्ण स्टेशन तक 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। और ये जो हावड़ा स्टेशन है ना, याद रखना जमीन से 30 मीटर नीचे है। और इस तरह से ये दुनिया में सबसे गहराई में बना मेट्रो स्टेशन है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक पानी के नीचे मेट्रो रूट केवल लंदन और पेरिस में ही बना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 3 मार्च को। हर साल 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में मनाया जाता है। और थीम क्या है? चेंजिंग माइंडसेट, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर अ रियलिटी फॉर ऑल। और अगर बात करें इसे पहली बार कब मनाया था, तो आंसर होगा 3 मार्च 2007 को। अच्छा, साउंड की एसआई यूनिट क्या होती है? कई बार एग्जाम में प्रश्न आता ही है। तो आंसर होगा डेसिबल, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं डीबी से। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस 2024 ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 5 मार्च को। तो हर साल 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाते। ये दिन विशेष रूप से युवाओं में निरस्त्रीकरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2023 में मनाया गया था, यानी कि इस बार ये दूसरा संस्करण हो गया। और एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस महीने को संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह के रूप में मनाते हैं? तो आंसर होगा अक्टूबर महीने को। और किसके द्वारा इसे मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों के कार्यालय के द्वारा, इंग्लिश में बोलोगे तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिसआर्मामेंट अफेयर्स, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा तामस सुलियोक। आपको याद होगा अभी फरवरी में ही हमने पढ़ा था कि हंगरी की जो प्रेसिडेंट थी कैटलिन नोवाक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। क्यों दिया था वो मैंने आपको डिटेल में समझाया था। तो उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था। तो अब हंगरी के नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, उनका नाम है तामस सुलियोक। ये नाम अब आपको याद रखना है। अच्छा, पहले मैं आपको हंगरी ले चलता हूं।
तो ये रहा मैप में हंगरी, यूरोपियन देश है ये। और इसकी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट से आपको कुछ याद आ रहा है क्या? याद आएगा, अभी 2024 में जो 45th नंबर के चेस ओलंपियाड होंगे वो यहीं पे होंगे। पिछला वाला कहां पे हुआ था? 2022 में जो 44th नंबर का हुआ था वो भारत में पहली बार हुआ था चेन्नई में, याद आया। और अभी पिछले साल 2023 में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन भी बुडापेस्ट में ही हुआ था। और वैसे याद होगा 2025 वाला टोक्यो जापान में होगा और 2027 वाला बीजिंग चाइना में होगा। अभी करंट अफेयर्स में हमने पढ़ा था। यहाँ की करेंसी है हंगेरियन फॉरेंट और प्रधानमंत्री कौन है? विक्टर ऑर्बन। और नए राष्ट्रपति बन गए तामस सुलियोग। तो ये तो मैंने आपको हंगरी से संबंधित सारे स्टैटिक जानकारी दे दी है, कुछ करंट अफेयर्स भी आपको करवा दिया। लेकिन हंगरी से एक इंडेक्स मुझे याद आता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। याद रखना उसमें भारत की रैंक क्या थी? 111। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो आंसर होगा सुमन कुमारी। तो बीएसएफ की सब इंस्पेक्टर हैं ये सुमन कुमारी, जो अभी सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। स्नाइपर क्या होता है? बहुत सारी मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा ना, दूर बिल्डिंग पे एक आदमी बंदूक से ऐसे निशाना लगाता है, तो उन्हें स्नाइपर कहा जाता है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में जिनी एआई प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा गूगल ने। तो गूगल की डीप माइंड टीम ने जिनी को लॉन्च किया है। ये क्या है? ये एक एआई प्लेटफॉर्म है जो क्या काम करेगा? सिंपल शब्दों में बात करूं तो ये 2D वीडियो गेम बना करके देगा। ये है जिनी प्लेटफॉर्म। किसका है? गूगल का है। गूगल ने इससे पहले एक एआई प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था? बार्ड था। अब देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे 2023 में और अभी 2024 फरवरी तक जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रश्न बने हैं आपके करंट अफेयर्स में, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो में बना चुका हूं। वो वीडियो को आप देख लीजिए, उसमें एक प्रश्न भी आपका नहीं छूटा है जो मैंने नहीं कवर करवाया हो। मतलब सारे प्रश्न उसमें आ गए। एआई से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो वो आपको उस वीडियो से ही मिलेगा आपके एग्जाम में। तो पुराने स्टूडेंट्स ने तो वो देख लिया होगा, अगर कोई नए स्टूडेंट ने नहीं देखा तो वो जरूर देखिएगा। या तो वीडियो सेक्शन में जाके सर्च मार लेना, या क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में ऊपर ही मिल जाएगा, या फिर गूगल में सर्च कर लेना क्रेक एग्जाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो ऊपर आ जाएगा। फिर आपसे पूछ रहे अभी भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? तो आंसर होगा आइरिस है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित देश की पहली रोबोट टीचर है जिसका नाम आइरिस है। इसे किसने बनाया? मेकर लैब्स एडुटेक ने बनाया है। और ये टीचर 3 भाषाएं बोल सकती है। और ये किस स्कूल में टीचर है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में इन्हें टीचर बनाया गया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक रोबोटिक टीचर है। तो ये भारत की पहली एआई टीचर है। तो नाम याद रखना आइरिस है। अच्छा, ये आइरिस नाम आपने जरूर सुना होगा, ये हमारी आंख में होता है। और ये प्रश्न एक बार एग्जाम में जरूर आया था कि आइरिस का काम क्या होता है। तो आपको पता है ये कंट्रोल करता है हमारी आंखों में जो रोशनी जाती है, जो लाइट जाती है, कितनी लाइट जानी है उसकी क्वांटिटी को ये कंट्रोल करने का काम करता है। प्रैक्टिकल भी आपने देखा होगा, जब आप अंधेरे कमरे में जाते हो एकदम से, तो आप देखना हमारी आंख में जो क्या कहते हैं इसको हिंदी में पुतली, बीच में जो काला काला डॉट आप देखोगे ना आंख में, जिसे इंग्लिश में आइरिस कहते हैं, तो उसका साइज बड़ा हो जाता है। और जब आप कमरे से बाहर रोशनी में जाते हो, धूप में जाते हो, तो आप देखना वो डॉट पतला हो जाता है। तो पतला हो गया मतलब वो कम रोशनी को अंदर जाने दे रहा है। और जब अंधेरे कमरे में आ गए तो वो बड़ा हो जाता है, मतलब वो ज्यादा रोशनी को अंदर जाने दे रहा है। तो वो जो लाइट आंखों में जा रही है उसको कंट्रोल करने का काम करता है आइरिस। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था, मैंने एक बार आपको बता दिया। फिर आपसे पूछ रहे नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बनेगा? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना है इसको। तो आंसर होगा स्वीडन। अच्छा, आपको याद होगा कि पिछले साल नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो फिनलैंड बना था, आप सबको पता है। लेकिन अब नाटो का 32वां सदस्य देश बनेगा स्वीडन। एक्चुअली में नाटो फिनलैंड ने दोनों ने एक साथ ही अप्लाई किया था इसका सदस्य बनने के लिए। और सदस्य बनने के लिए क्या रूल होता है मैं आपको बता दूं। जितने भी नाटो के अभी वर्तमान में सदस्य देश है उन सबकी मंजूरी मिलनी चाहिए। सब अगर मंजूरी दे देंगे तो वो सदस्य बन जाएगा। फिनलैंड को तो मिल गई थी उसके अप्लाई करते ही, लेकिन स्वीडन के केस में क्या हुआ था, हंगरी ने हानि भरी थी, अलाउ नहीं किया था। लेकिन अभी हंगरी की संसद ने नाटो में शामिल करने के लिए स्वीडन को फाइनल मंजूरी दे दी है। तो अब स्वीडन ये नाटो में शामिल होगा।
पहले हम नाटो की बात करते हैं। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। ब्रुसेल बेल्जियम में आपको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी मिलेगा और एक और संस्था का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा। बताओ किसका? एक तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर यहीं पर आपको मिलेगा। तो ये भी आपका स्टैटिक पॉइंट हो गया। बाकी नाटो के हेड कौन है? जीन स्टोल्टेनबर्ग। और अभी इसमें हम लोगों ने पढ़ा के नाटो के सदस्य देशों ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 नाम से एक एक्सरसाइज का आयोजन किया था। ये तो नाटो की बात हो गई। अब कौन सा इसमें सदस्य देश होगा 32वें नंबर का? तो स्वीडन होगा। अब स्वीडन की बात करते हैं तो पहले मैप में देखो, ये रहा स्वीडन। कैपिटल क्या होती है? स्टॉकहोम होती है। करेंसी है स्वीडिश क्रोना और प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टर्सन। अब फिर आपसे पूछ रहे हैं कि मार्च 2024 में ताडोबा महोत्सव 2024 ये कहां पे मनाया गया? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। तो ताडोबा महोत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ये 3 दिवसीय त्योहार होता है। अभी 1 मार्च से लेकर 3 मार्च तक ये मनाया गया था। तो ये महोत्सव ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व के द्वारा वन्यजीव संरक्षण, टिकाऊ पर्यटन और महाराष्ट्र की विरासत के संरक्षण का समर्थन करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, ये तो यहाँ पे मनाया ही गया था। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन जाएगा कि अभी महाराष्ट्र वन विभाग ने 65,724 पौधों से हिंदी में भारतमाला लिख करके गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आप फोटो में ये देख सकते हो। तो इतने सारे पौधे, कितने? 65,724 पौधों को इस तरह से अरेंज किया गया कि यहाँ ऊपर से जाकर के देखते हैं तो आपको ये भारतमाला लिखा हुआ दिखाई देगा। और इसी के लिए अभी महाराष्ट्र वन विभाग ने गिनेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर के यूपीआई सेवाएं लॉन्च की है? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक। तो अभी ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट और इसने अपनी खुद की यूपीआई सर्विस शुरू की है। ये सर्विस फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन में या ऐप के बाहर होने वाले ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट के लिए है। तो याद रखना कि फ्लिपकार्ट यूपीआई के लिए एक्सिस बैंक के साथ समझौता किया गया है। तो फ्लिपकार्ट की यूपीआई सर्विस ठीक उसी तरह से काम करेगी जैसे कि अमेजॉन की यूपीआई सर्विस करती है। यूपीआई के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले फ्लिपकार्ट को देख लो आप। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में। इसके संस्थापक आप सबको पता है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल थे, लेकिन उन्होंने इसको बेच दिया वॉलमार्ट को। इसका भारत में मुख्यालय बंगलुरु में है और सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। अब यूपीआई की बात करते हैं। यूपीआई मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको बनाया था एनपीसीआई ने, यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। आपको याद होगा अभी भारत और यूएई के बीच में इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर के लिए भारत के यूपीआई को यूएई के आनी के साथ जोड़ा गया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा आईएनएस जटायु को नौसेना बेस के रूप में कहां कमीशन किया गया? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। तो अभी लक्षद्वीप की कैपिटल कवरत्ती में आईएनएस द्वीप रक्षक के बाद अभी आईएनएस जटायु ये लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस होगा। तो अभी आईएनएस जटायु की तैनाती के बाद अब भारतीय नौसेना की लक्षद्वीप में, या यूं कहूं कि हिंद महासागर क्षेत्र में परिचालन क्षमता बढ़ जाएगी। इस आईएनएस जटायु को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह में तैनात किया गया है। तो इतना सा आपको याद रखना है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर विमान वाहक पोत का नाम क्या है? आईएनएस विक्रांत है। और पूछे देश का पहला एंटी सबमरीन कॉर्वेट का नाम क्या है? आईएनएस अर्नला है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में चाक्सू प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा दूरसंचार विभाग ने। तो अभी दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने टेलीकॉम यूजर्स के लिए धोखाधड़ी या स्पैम कॉल करने वालों की रिपोर्ट करने के लिए ये चाक्सू नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो यहां मैंने आपको बता दिया प्लेटफॉर्म का नाम है चाक्सू। किसने लॉन्च किया वो भी हमने देख लिया, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने। और इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लॉन्च किया गया, वो भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको धोखाधड़ी के कोई कॉल आते हैं, स्पैम कॉल आते हैं ना कई बार कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपका एटीएम नंबर बता दीजिए, ओटीपी आया होगा वो बता दीजिए, आपकी लॉटरी लगी है आपका ये बता दीजिए वो बता दीजिए, तो ये स्पैम कॉल हो गए, धोखाधड़ी वाले कॉल हो गए। तो इन कॉल की रिपोर्ट कर पाओगे आप इस प्लेटफॉर्म पे। ये है इस प्लेटफॉर्म का काम, नाम याद रखना चाक्सू इसका नाम है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इनका संबंध किस क्षेत्र से है या किस खेल से है? तो आंसर होगा बैडमिंटन। तो बी साई प्रणीत ये एक भारतीय शटलर है। शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर को कहते हैं। और अभी इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास ले लिया। तो अब वे रिटायरमेंट के बाद अमेरिका में
ट्रायंगल बैडमिंटन एकेडमी के मुख्य कोच होंगे। आपको बता दूं कि उन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और 1983 में प्रकाश पादुकोण के बाद अभी 2019 में BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय बने थे। अच्छा, वैसे बैडमिंटन से तो एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद रखना ही है कि अभी 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी को। ये बैडमिंटन प्लेयर है। अच्छा, वैसे बैडमिंटन, और ये भी याद रखना कि 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी ये भारत करेगा और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती 1934 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? जो असम के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। प्रेसिडेंट है पॉल एरिक। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य के माजुली मुखौटे को जीआई टैग मिला है? तो आंसर होगा असम। तो असम का ये जो माजुली मुखौटा है ये विभिन्न किस्मों और आकारों में बनाया जाता है, जिसे अभी जीआई टैग मिला है। अच्छा, वैसे काफी सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जीआई टैग मिला है अलग अलग राज्यों से। वो सारे आपको इसी एक ही प्रश्न में मैं आपको बता रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। एक तो ये असम का माजुली मुखौटा आपने देख लिया। इसके अलावा असम की ही एक माजुली पांडुलिपि पेंटिंग है, उसको भी जीआई टैग मिला है। इसमें क्या होता है? इसमें महान हिंदू महाकाव्य जैसे रामायण, महाभारत और भगवत पुराण के विषयों से ली गई कई कहानियों और अध्यायों का चित्रण किया गया है, जिसको अभी जीआई टैग मिला है। असम की माजुली पांडुलिपि पेंटिंग है ये। इसके अलावा हैदराबाद की लाख की चूड़ियों को जीआई टैग मिला, और आप कह सकते हो हलीम के बाद ये हैदराबाद का दूसरा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला। अभी गुजरात के कच्छ रोगन शिल्प को जीआई टैग मिला, और गुजरात के ही अंबाजी सफेद संगमरमर को भी जीआई टैग मिला। उसके अलावा अभी मध्य प्रदेश के रतलाम रियावन लहसुन को भी जीआई टैग मिला। तो पश्चिम बंगाल के बांग्लार मलमल, जो कि एक नाजुक सूती कपड़ा है, उसको भी जीआई टैग मिला। तो आंध्र प्रदेश के नरसापुर क्रोशिया लेस उत्पाद को भी जीआई टैग मिला है। इससे क्या होता है? एक तरह का उपकरण है ये, एक तरह का डिवाइस आप समझो, जिससे कपड़ों पे या घर की सजावट की जाती है। तो देखो, इतने सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, जिसमें से कुछ असम के हैं, एक हैदराबाद का हो गया, एक गुजरात, एक मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो अलग अलग क्वेश्चन कराने की अपेक्षा मैंने आपको सारे एक ही यहाँ पे प्रश्न में करवा दिए हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलो फिर अगले प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है अभी हाल ही में डाक पत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो आंसर होगा 85 ईयर। तो अभी भारत सरकार ने भारत के चुनाव आयोग के परामर्श के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र से मतदान सुविधा की मिनिमम एज को 80 वर्ष से बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया है। मतलब पहले ये एज 80 ईयर हुआ करती थी, अब इसे बढ़ा के 85 ईयर कर दिया है। मतलब कोई भी अब ऐसा व्यक्ति है जिनकी उम्र 85 ईयर या उससे ज्यादा है, तो अब उन्हें वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर जाने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने घर पर ही पोस्टल बैलेट में वोट डाल सकते हैं। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो याद रखना, अभी उस एज को बढ़ा के कितना कर दिया? 85 ईयर कर दिया। यह अभी तक 80 ईयर थी।